नियंत्रण कानून या फिर जो प्रावधान लेकर उत्तर प्रदेश और असम की दोनों ही सरकारें लेकर आने जा रही हैं, इसकी जरूरत वर्तमान समय में आखिर क्यों है? आप कैसे समझाएंगे? देखिए चित्रा जी, मैं ये बात बहुत संजीदगी से आपके चैनल पे करना चाहता हूँ कि आपने आज जो टॉपिक चुना है डिबेट का, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये डिबेट आज से नहीं चल रही है, पिछले 50 सालों से देश में चल रही है। और मैं यहाँ पे शॉक हूँ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे एक बात बोल के चले गए जिनकी आपने बाइट चलाई कि जनसंख्या नियंत्रण केंद्र का सब्जेक्ट है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मतलब प्लीज संविधान पढ़ लीजिए, क्योंकि जो लिस्ट 3 है उसमें आइटम 20A के तहत पॉपुलेशन कंट्रोल कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जो राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। तो उन्होंने एकदम टोटल ये मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यहाँ पे आपके चैनल में बोला और मेरी ड्यूटी थी एज अ लॉयर उनको करेक्ट करना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे अनुराग भदौरिया जी हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण, ये जो अमेंडमेंट आई इंदिरा गांधी की सरकार लाई है और अमेंडमेंट की डेट नोट कर लें, 31 जनवरी 1977 को ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य को पावर दी गई थी पॉपुलेशन कंट्रोल पे कानून बनाने की। और यूपी लॉ कमीशन इस पे बहुत एक्सटेंसिवली काफी दिनों से काम कर रहा है। तो ये कहना जनसंख्या नियंत्रण आज का उपजाया हुआ कोई काम है, मैं उसको गलत मानता हूँ। लव जिहाद के केस में भी आपने देखा होगा, लव जिहाद पे जो राज्य सरकार यूपी सरकार ने कानून बनाया था उस पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है यूपी लॉ कमीशन की, जस्टिस मित्तल की, जिनकी आपने बाइट भी चलाई, और उसको आधार मान के राज्य सरकार ने उस पर कानून पारित किया था। एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स ने आप इस बात को आगे बढ़ाएगा, आपका शुरू का 1.5 मिनट खत्म हो गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे थे। जिस कांग्रेस नेता का आप जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो यूपी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। रिपोर्ट में उनका हिस्सा हमने सुनाया था और यकीनन केंद्र और राज्य दोनों ही विषय जनसंख्या को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और इसी वजह से पूरी की पूरी जिम्मेदारी फिलहाल अभी राज्य सरकारें निभाते हुए दिखाई दे रही है, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में। इन सबके बीच हमारे साथ रफीकुल इस्लाम साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं AIADF के। सब आपसे जानना चाहूंगी, हर चीज में आप लोगों को हिंदू मुसलमान क्यों दिखाई देता है? असम में अगर इस कानून को लेकर आ रही है भाजपा, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि दरअसल एक खास वर्ग को, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह का प्रावधान लेकर आया जा रहा है? चित्रा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इकोनॉमी देश का गिर रहा है, मतलब हमारे स्टेट के मुरब्बी हो या सेंट्रल हो, इनसे संभाला नहीं जा रहा है, सबको लेके मिल बैठ के कोई पॉलिसी बनाए, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे आसाम के जो सीएम खुल्ला बोल दिया है कि मुसलमान अपने बच्चों को कंट्रोल करे, ये करे वो करे, फिर हम कानून लाने जा रहे हैं जिससे SC ST और T ट्राइब्स इससे अलग करेंगे हम उनको, ये खुल के खुद बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे। हमारा कहना यह है, जो मुसलमान, जिस आसाम के मुसलमान को टारगेट बना के खुल्ला जो हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं, हालांकि बात ऐसी नहीं है, सिर्फ मुसलमान के पास ही बच्चे ज्यादा, इस तरह नहीं है। आसाम के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 17%। हमारे बाजू में अरुणाचल है जहां का ग्रोथ रेट है 27%, मणिपुर का है आपका 25%, हमारे बाजू में मेघालय है जहां 30%, 29.95 है उनके ग्रोथ रेट। और इन स्टेट में मुसलमान नहीं है, 1-2% होंगे ज्यादा से ज्यादा, 2% से ज्यादा मुसलमान मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड में नहीं है, लेकिन वहां आसाम से कहीं ज्यादा है, वहां ये इशू नहीं है, सिर्फ इनको आसामी में मुसलमान देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा मसला यह है कि आसाम में जो हाईली मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 21, 22, 23 सबसे ज्यादा। हाँ, इससे भी घटे, हम चाहते हैं उससे भी घटे। आसाम का 17% है 2-4 जिले में। ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया और यहाँ पर डिबेट को मैं ओपन करते हुए एक दूसरे के बीच में आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से बोली गई है और यकीनन प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब भी देना चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, अगर असम के मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह का बयान दिया जाएगा जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे रफीकुल साहब, तो सवाल तो उठेंगे ही कि एक खास समुदाय को ही ध्यान में रख करके आप लोग तमाम नीति नियम बनाते हैं। जवाब दीजिए उनके सवालों का। देखिए, खास समुदाय में डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं, एक खास समुदाय के, विशेष करके बांग्लादेश से आए मुसलमानों की आबादी में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण वहां डेमोग्राफिक चेंज हुआ, ये कौन इससे इंकार कर सकता है? और यदि वहां पर लगातार बढ़ते इस तरह के दबाव को रोकने के लिए अगर मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट शब्दों में बातें करते हैं तो क्या गलत करते हैं? इस पर आपत्ति होने का कोई कारण ही नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे हैं उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए ये पूरी दुनिया भली भांति जानती है, लोग भली भांति जानते हैं कि जो बांग्लादेश से मुसलमान घुसपैठिए आए हैं
उनकी बेतहाशा आबादी में वृद्धि जो है वो एक योजना रणनीति के तहत हुई है। और उस रणनीति के तहत एक पार्टी जो खड़ी हुई AUDF, जिसके प्रवक्ता महोदय बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी क्यों करती है? इस देश में घुसपैठियों के लिए आप जो है विशेष तरह से जो है प्रावधान करने की बातें क्यों करना चाहते हैं? घुसपैठियों के लिए अगर उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है तो उसको नियंत्रित करने की बात क्यों नहीं की जानी चाहिए? आप जहां तक दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करते हैं, ये बात कही जा सकती है कि हाँ, उन स्टेट्स में भी इस तरह की जो है कानून बनाने का प्रस्ताव आना चाहिए, ये बात कहा जा सकता है। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि SC/ST के लिए, तो SC/ST का तो ऐतिहासिक रूप से लोग जानते हैं कि वंचित वर्ग के लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब SC/ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया था तो उसका ऐतिहासिक कारण कहते कि ऐतिहासिक उत्पीड़न के और वंचना के शिकार हुए हैं। तो ऐतिहासिक सर, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को अगर आप समस्या के तौर पर नहीं सर, एक सेकंड प्रेम चोपड़ा जी, एक बार रफीकुल साहब का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगी। SC/ST को अगर आप किनारे करेंगे तो बाकी लोग ये सवाल तो आपसे पलट कर पूछेंगे ना कि जनसंख्या नियंत्रण अगर एक समस्या है तो उस वर्ग को अलग क्यों रखा जा रहा है?